नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में आप मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 14 गो पॉइंट है, 14 को याद करिए, आधा दर्जन नंबर दे के जाएगा। 14 गो पॉइंट है, याद हो गया, आधा दर्जन नंबर एकदम एक्सटर्नल एग्जाम में दे के जाएगा। कौन दे के जाएंगे? हेनरी फेवल साहब। ये कौची है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी फेवल ने दिया। एक्चुअल में ये 14 गो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई में 1 2 1 2 3 1 2 3 यानी कि 14 गो जो पॉइंट लिखे हैं, कोई में 2 गो वर्ड है, कोई में 3 गो वर्ड है। समझ रहे हैं? अगर इतना याद हो गया, इतना समझ में आ गया, 6 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो हम फटाक से इसको खत्म करते हैं। कहा कि इससे पहला वाला जो लेक्चर था बड़े लंबा चल गया था, आप थोड़ा बहुत जरूर उसमें बोर हो रहे होंगे, तो हम इसे एकदम छोटा रखेंगे और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा के खत्म करेंगे। कहा कि एग्जाम में जा से पहले भी अगर इसको आप देख के चल गए, 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, हेनरी फेवल साहब जो है बहुत ज्यादा समय बिताए, यानी कि लगभग जो मैनेजमेंट के पापा हैं एफडब्ल्यू टेलर, उनके जितना ही समय इन्होंने भी अपने एनालिसिस में दिया। और उन्होंने जो एफडब्ल्यू टेलर ने जो दिया था अपना एनालिसिस, अपना थ्योरी मैनेजमेंट के ऊपर, उन सब पर भी इन्होंने रिसर्च किया और दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से अधिकतर पॉइंट, 14 में से अधिकतर पॉइंट के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इक्विटी, बराबर, सबसे बराबर बिहेव करिए। स्टेबिलिटी, स्थिरता। ऑर्डर, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। ये सब कुछ ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप पहले से परिचित हैं। जो हम आपको नोट्स दिए हैं पीडीएफ, उसमें इन सब को विस्तार से लिखा गया है। विस्तार से क्या लिखा गया है वही जो हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, आसान भाषा में हम अपनी भाषा में उसे तोड़ तोड़ करके लिखे हैं, कोई भारी भरकम शब्द उसमें डाला नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी एनर्जी के साथ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहला है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को अगर समझना है तो आसान भाषा में ही समझिए। अगर कोई राजमिस्त्री है, सिविल वाला लाइकन, नहीं बुरा मत मानिएगा सिविल के स्टूडेंट, राजमिस्त्री काम करता है, ईंटा जुड़ैया सिविल इंजीनियर करवाता है। लेकिन गलती से मैंने हंसी मजाक में कॉलेज के दोस्त कहा होता है कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वाला लाइकन के कह देते हैं कि काम मिस्त्री कहाँ जा रहे हो। ऐसा होता था, हमारे समय में भी कॉलेज में होता था। तो ये बात होती है। तो एक्चुअल में आप ये समझिए कि डिवीजन ऑफ लेबर में अगर राजमिस्त्री के काम दे दिए कारपेंटर वाला, कारपेंटर का काम दे दिए ब्लैक स्मिथ वाला, ब्लैक स्मिथ के काम दे दिए वो गोल्ड स्मिथ वाला, क्या काम सही से हो पाएगा? आप देखिए, जब भी हम मैनेजमेंट पढ़ाने आते हैं या जब भी आप पढ़ने आते हैं, तो आप एकदम मान के चलिए कि आपकी 5-6 गो कंपनी है आपकी बिहार में, बिहार से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह 5-6 गो कंपनी चल रही है खूब दम धकाधक। हमार मान के चलिए कि हमारे 15-20 गो कंपनी चल रही है। जब आप ऐसा मानिएगा, हमारे ज्यादा आपसे तनी मनी हम सीनियर हैं तो तनी मनी ज्यादा कंपनी खोले हैं, तो 15-20 गो कंपनी हमारा चल रहा है और 8-10 गो कंपनी आपका भी चल रहा है। ठीक है, हमने दोनों मिल के अपन अपन कंपनी के बढ़ावे के बारे में विचार करते हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। जितना आप सोचिए, समझिए, मन में घुसाइए, हम खाली यहाँ आइडिया दे देते हैं, आपके दिमाग में जितना जाता है बस क्वेश्चन पेपर पे जाके वही सब छाप देना है। अगर आप इंग्लिश में इतना माहिर हो चुके हैं कि जो हिंदी में सोचते हैं वो इंग्लिश में कॉपी पर छाप देते हैं, फिर मैनेजमेंट में टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। मैनेजमेंट हम कहते हैं कि बस चुटकी बजाइते एकदम एक्सटर्नल एग्जाम एकदम झकास जाएगा। क्या समझे? यदि आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो गई है कि जो आप हिंदी में सोचते हैं उसे आप पेपर पे छाप देते हैं इंग्लिश में, तब फिर मैनेजमेंट में 60 नंबर लावे से कोई नहीं रोक सकता। बस चुटकी बजाते आएगा, बस कुछ दिन की प्रैक्टिस में। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है थोड़ी बहुत भी कि हम जो सोचते हैं वो लिख नहीं पाते, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते अंदर से, तब आपको दिक्कत होगी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा करके वीडियो रोज देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए,
हो गया नैया पार, है कि नहीं। तो चलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर पे। हम बता रहे थे आपको कि लेबर का यानी कि जो मेहनत है उसका सही से डिवीजन हो, सही से बंटवारा हो, समझ गए। आप अकेले नहीं कभी कोशिश करिए कि पूरा कंपनी के जितना भी काम है सब हम अकेले ही करेंगे। अकेले के चक्कर में आप मर जाइएगा, कुछ नहीं होगा। ये चलते आपको आदमी की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो आप सब तरह के आदमी को लाइए, सही जगह पे सही आदमी को बैठाइए, काम करिए, कहानी खत्म। आपका कंपनी खूब ग्रोथ करेगा, हमार कंपनी खूब ग्रोथ करेगा, है कि नहीं। कंपनी हमने सबके है, अभी बताया ना, कंपनी हमरो है, आपका भी कंपनी है। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज सुने होंगे आप। कभी कभी होता है कि कैसे एकदम नालायक लड़का है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो ऑथोरिटी या जिम्मेदारी आप उससे रिलेट करिए। अगर कोई कंपनी में, आपके कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कह दिए कि देखो ये काम हो जाना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिए, आपने किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया। क्या उसके हाथ में पावर दिया? क्या उसके हाथ में पावर है कि अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है, अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है, कोई लूज है, कोई कोढ़ी आदमी लग गया है काम पे, ओकरा हटा सके, इतना पावर दिए हैं आप उसको? अगर दिए हैं तब फिर आपका काम हो सकता है। कहने का मतलब कि यदि किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो उसके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए, ना तो कोई काम के नहीं रह जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा कि उसके हाथ में पावरें नहीं है। आप चाहे जितना चिल्लाते रहिए, आपको चाहे जितना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया जाए कि चलिए ये काम खूब अच्छा से हो जाना चाहिए, ये इसको इससे ये दोनों झगड़ा करता है, ये दोनों में सुलह करवा दो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक पास पावर के नाम पे कौची है, ये कोई की एक बात बोलता है वो ओकरे कह देता है तोरा कोई पावर है, ठीक है। यदि आपके कंपनी में कोई आदमी के आप कह दिए कि आपको देखना है सुपरविजन का काम, वो कोई लेबर के बोला भी कि देखिए ये काम ठीक से आप नहीं कर रहे हैं, लेबर वो ओकरे डांट के भगा देगा, चल निकाल, तोरा कोई बड़ी औकात है। तो ये बात मैटर करता है। तो इसलिए जिसको आप अथॉरिटी दिए हैं, हाँ, अगर कभी ऐसा ना हो जाए कि कोई को अथॉरिटी तो खूब दे दिए, पावर खूब है कि एकरा निकाल दो, एकरा बाहर कर दो, यहाँ सामान मंगा लो, ये कर दो, वो कर दो, खूब अथॉरिटी, और जिम्मेदारी नाम के कोई चीजें नहीं ओकरा, वो सब चीज बाके तो बनल बनावल चीज के बिगाड़ देगा। यानी कि अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरा के पूरक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है उसके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए, वरना कोई काम के नहीं, और जिसके पास अथॉरिटी है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ही चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है तो फिर वो अथॉरिटी कोई काम की नहीं है, वो कंपनी बर्बाद कर देगा। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन। सही बात है, डिसिप्लिन हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइज मैनर में, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट होता है डिसिप्लिन। छोटे लोग बड़े की इज्जत करें, बड़े लोग भी छोटों का सम्मान करें, बस सिंपल सा बात। डिसिप्लिन 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 आप 5वां 6ठा क्लास से ही खूब पढ़ते आ रहे होंगे। नर्सरी एलकेजी में मार के डिसिप्लिन किया जाता है, 6ठा 7वां सेमेस्टर तक कान ऐंठ के, ओकर बाद फिर लजावल जाता है, सर लजाते हैं, एकदम गधा है भोग पड़ कहीं के। हम सब देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है लेकिन एकदम ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए। हम देख रहे हैं एक लड़का वहां पे नाक में उंगली कर रहा है, गंदा काम कर रहा है लड़का। यहाँ पे देखो यूनिटी ऑफ कमांड है चौथा। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? देखिए एगो लेबर काम कर रहा है, टाइल लगा रहा है बेचारा, हम ओकरा कहे कि टाइल ऐसे नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे इस रंग का टाइल लगाओ, काला लगाओ, तू उजला लगा रहा है। अब एगो हमारा जाने के बाद एगो आए कोई पीछे से बोले अरे करिया फिर लगा रहा है, हमको जो बोले थे पीला लगाना है, अब वो बोल के गए पीला लगाओ। एगो उधर से कोई मैडम जी आए, वो बोले कि पीला लगा रहा है, यहाँ पे हरियर लगाना है, हरियर लगाओ। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एगो लेबर एगो काम कर रहा है, ओकरा कमांड देवे वाले 4 गो है, कमांड देवे वाले 4 गो है, तो क्या होगा? वो काम सही से होगा? वो लेबरवा पटक देगा टाइल्स जो लगा रहा है ओकरा, अब भाग जाएगा। का समझे? तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक बार में एक व्यक्ति किसी एक के सुपरविजन में काम करेगा, किसी एक का ऑर्डर मानेगा। यदि ऐसा है तभी आपकी कंपनी ग्रो करेगी और वहां काम अच्छे से होगा। अगला पॉइंट है यूनिटी ऑफ क्या, ये तो हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपकी पूरी कंपनी करती क्या है? आपके पूरी कंपनी में जितने भी मेंबर हैं उनका लक्ष्य क्या है? तो उस लक्ष्य के प्रति सबका एक ही दिशा में फोकस होना चाहिए, सबका एक ही गोल होना चाहिए, सबका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। और जितने भी काम होगा वहां पे ऑफिस में, ऑफिस के बाहर फील्ड में या ऑफिस में, वो सारा काम उसको डेडिकेटेड होना चाहिए, उस गोल के डेडिकेटेड होना चाहिए। आप मान लिया जाए, अभी मान लेते हैं कि भारत एक देश है, भारत अगर चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ सुलह करें या चाइना के साथ सुलह करें, मतलब कि दोस्ती करें,
और यहाँ के कुछ नेता हैं या फिर कुछ लोग ही हैं जो चाइना के राष्ट्रपति को गाली दे रहे हैं। अब बताइए, एक तरफ आपके एक पार्ट जो है, आपका एक राजनीतिक दल उससे मिलना चाहता है कि ना दोस्ती करेंगे, व्यापार होगा वगैरह वगैरह, और आपका ही एक पार्ट उसको गाली दे रहा है, तो ये हो पाएगा? सही से नहीं हो पाएगा। आपके पिताजी जिनका से दोस्ती कर रहे हैं और आप जाके उनके माथा पर ढेला मार रहे हैं, तो है कि नहीं? ये गलत बात है। ऐसे करिएगा तो फिर दोस्ती होगा नहीं। तो ये बताता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को। क्या बताता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को। सबका एक लक्ष्य, एक गोल, एक तरह का काम होना चाहिए। जो लोग जहां भी काम कर रहे हैं सब एक बिंदु पर फोकस होके काम करेंगे। हमारा काम है डिजिटल भारत को ऊंचाइयों तक ले जाना, और आप इसके भविष्य हैं। हम सब मिल करके इस देश को नई ऊंचाई देंगे, इसीलिए यहां पे एकत्र हुए हैं और अब पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, मैनेज करना, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें हमारे ही कंधों पर इस देश का बोझ आने वाला है, धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि यह देश आगे कैसे चलेगा, इसे कैसे मैनेज करना है, ये आपको सीखना है, और वही हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। अगला पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर शादी ब्याह की तरफ फूफा जी जैसे रूस जाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा लड़का के गाड़ी में काहे नहीं बैठाया, हम आए हैं पिकअप में चढ़ के, हमारा लड़का के साथ ही आना चाहिए था कार में, फूफा जी रूसल हैं। अगर ऐसे कोई आपके कंपनी में रूस गया तब तो हो लिया कंपनी का काम। समझ रहे हैं बात को? तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट का आप सबऑर्डिनेशन करवाइए। कौची में करवाइए? जनरल इंटरेस्ट में। यानी कि जो कंपनी का गोल है, मेन मकसद है, उसमें किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई अलग विचार है तो आप कॉम्प्रोमाइज करवाइए, मिलाप करवाइए। अब अगर नहीं उतना से बनता है तो उसको अपन कंपनी से बाहर के रास्ता दिखाइए। क्या समझे? यानी कि सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि मेलजोल हो जाना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जनरल इंटरेस्ट में। ऐसा नहीं चल सकता है कि कंपनी में 50 मेंबर हैं तो 10 गो अलग चीज कहेंगे, 10 गो अलग चीज कहेंगे, 10 गो अलग बात कहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि सबका मेलजोल होना चाहिए। और इसमें अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूट होता भी है, कहीं पे कोई मैटर उठता है, तो जो उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सुलह करवाए। ठीक है, आप जानते होंगे कि कंपनी में जनरली तौर पर सामान्यतः 3 लेवल के मैनेजर होते हैं। एगो सबसे निचला लेवल जो लेबर से कांटेक्ट में डायरेक्ट रहते हैं, उसके बाद एगो जनरल मैनेजर चाहे एरिया मैनेजर होते हैं, उसके बाद एगो कंपनी के सीईओ, फाउंडर या मालिक वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। तो जनरली कंपनी में 3 होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई मैटर हुआ तो इनका सुलझाना काम है, अगर इस लेवल के अधिकारी के बीच कोई मैटर हुआ तो इनका सुलझाना काम है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये पॉइंट है छठा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट में आपको सबऑर्डिनेशन करवा देना है, नहीं तो आपकी कंपनी ध्वस्त हो जाएगी। फिर हमारे 15-20 गो कंपनी रहेगा, आपका 8-10 गो था, जिसमें से 1-2 गो ऐसे डूब जाएगा, 5-6 गो बचेगा, है कि नहीं? तो आप गरीब हो जाएंगे हमरा से। लेकिन आप आगे देखिए, फेयर रिम्यूनरेशन। हम अपन कंपनी में सारे लेबर को या जितने भी अधिकारी भी हैं उन सबको ठीक समय पे सही अमाउंट में पैसा देते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब उनका जो हुआ ना, काम करने के बदले क्या मिलता है वो, उसको क्या कहते हैं? हाँ, यही। तो फेयर रेम्यूनरेशन सबको दिया जाना चाहिए। टाल मटोल नहीं होना चाहिए कि अगला हफ्ता में देंगे, अभी पैसा नहीं है, कंपनी के पास दिक्कत चल रही है, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको रेम्यूनरेशन सही समय पे मिलना चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए। समझ गए? हाँ। अगला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पावर जो है धीरे धीरे एक फ्लो की तरह बहना चाहिए। यदि बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है तो उसके चारों तरफ जो लोग हैं उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यानी कि ये जो हुआ अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी कि केंद्र में जो है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, उसके नीचे जैसे जैसे आते जाइएगा वैसे वैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि घटती चली जाएगी। बताइए किसी कंपनी में क्या उतना ही जिम्मेदार एक लेबर होगा या एक फोरमैन होगा जितना जिम्मेदार उसका सीईओ है? नहीं, सीईओ पर बहुत कुछ निर्भर करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, उसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा है। तो बस ये कह रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कि सेंट्रलाइज कहीं पे एक जगह पे होना चाहिए, अंतिम एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए, अंतिम में एक पॉइंट यानी कि एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो। समझ गए? यदि कंपनी में कोई एक सीईओ है या फिर फाउंडर है, वही सर्वे सर्वा है, तो फिर अंतिम फैसला जो उनका होगा
मान्य होगा। या फिर कंपनी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई जा रही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं यदि किसी कंपनी में 10-12 लोग मिल के चलाते हैं तो फिर उनका जो सार्वजनिक मतलब कि बहुमत से जो फैसला लिया जाता है वो होता है फिर कंपनी के लिए सही बात। तो इसीलिए बोला गया है कि अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए जैसे कि यूएन में क्या होता है, 5 गो अस्थाई देश हैं, 5 गो अस्थाई देश हैं, अगर किसी बात पे चर्चा करनी है तो पांचों में से पांचों का हाँ बोलना जरूरी है। तो फिर ये भैया सेंट्रलाइजेशन किस टाइप का है? अगर आप पांचों हैं, आप पांचों के पांचों एक नंबर के बदमाश हैं और आप ही पांचों लड़ाई झगड़ा भी सगरों कर ले चलते हैं, अब अगर आप ही पांचों में से कोई एक के खिलाफ अगर मुकदमा हुआ तो आप वहां बहसें नहीं करने देते हैं, आप कहते हैं कि हमारा पास वीटो पावर है, हम इसको लगा कर रोक दे रहे हैं। तो ये कौन तरह के सेंट्रलाइजेशन हुआ? वहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की गलती के कारण यूएन यूनाइटेड नेशन अब किसी काम का नहीं रह गया है। ठीक है, यहां देखिए स्केलर चेन, नीचे वाले किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है उसका शिकायत ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए। ऊपर वाले व्यक्ति को अगर कोई सूचना देना है तो वो नीचे तक आ जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसा चेन बनाइए कम्युनिकेशन का कि आराम से ऊपर से नीचे तक के कम्युनिकेशन हो जाए। समझ गए? ऊपर से कोई ऑर्डर चला तो नीचे तक ऑर्डर पहुंच जाए, नीचे से कोई मतलब कि सलाह चला कि सर इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे मजदूरों को सही पानी में सही क्वालिटी का पानी नहीं मिल रहा है, ये बात ऊपर तक जानी है तो आसानी से चला जाए। ऐसा नहीं कि चिट्ठी डालें, 1 महीने तक चिट्ठी पढ़ ले है ने ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, जैसे कि सरकारी कार्यालय में होता है। आप कुछ काम लग डालते हैं, पढ़ा है, जब तक घूस नहीं देते हैं तब तक काम नहीं होता है कि नहीं? तो ये दिक्कत है, स्केलर चेन की समस्या है। आप अपन कंपनी में देखिएगा स्केलर चेन की समस्या तो नहीं है, आप अपन कंपनी में इस तरह की व्यवस्था करिए स्केलर चेन की, यानी कि ऊपर से जो बात है, यानी कि हर पदाधिकारी के बीच में एक ऐसा कॉन्टेक्ट बनाइए कि कम्युनिकेशन आराम से हो सके, बीच में कोई गैप ना रहे, कोई कड़ी टूट ना जाए। चेन क्या है? चेन लिंक होते होते वो कड़ी बन गया है, बीच में कहीं से लिंक गायब, दिक्कत कम्युनिकेशन में आनी शुरू हो जाएगी। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या? एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, है कि नहीं? ऐसा होता है ना कि जैसे पहले कौची होगा, शादी ब्याह में पहले तिलक होता है, फिर पता नहीं हल्दी कलश होता है, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में बरियाती जाता है। तो ये ऑर्डर है कि नहीं? ऐसा थोड़ा है कि पहले बरियाती चल गया अब परसों तिलक होगा, ऐसा होता है नहीं ना? तो इसका एक करेक्ट ऑर्डर आपकी कंपनी में भी होना चाहिए कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये ऑर्डर सबका बटा होना चाहिए, सब शेड्यूल होना चाहिए। अगला है इक्विटी। जाहिर सी बात है अगर बराबर बिहेव करिए, इक्विटी का मतलब बराबर बिहेव करना सबके साथ, पैसा सबके बट रहा है तो एक लेवल के अधिकारियों का पेमेंट एक तरह का होना चाहिए, है कि नहीं? अगर कोई मतलब यहाँ पे सब लेबर ही है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यखनी 5 गो के हम ज्यादा मानते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा जितना तरह के मतलब कि सुविधा है खनिए के खाली मिलता है, ये वाला ग्रुप के नहीं मिलता है। जैसे हम बिहार में कंपनी खोल रहे हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं कि बिहार के में अगर हमारी कंपनी है तो बिहार के जो मजदूर हैं ओकरा हम ज्यादा वैल्यू देंगे, जो बाहर से आया है, झारखंड से आया है या उत्तर प्रदेश से आया है ओखने के हम कम वैल्यू देंगे। ये नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी में। ऐसा बहुत बार ऐसा होते रहा है भारत में भी कि जैसे महाराष्ट्र में या गुजरात में बिहार के जो मजदूर वहां काम करने जाते हैं उनके साथ इस तरह का भेदभाव होता था, शायद अभी भी होता होगा, लेकिन इसे हम लोगों को ठीक करना है। हमारी अपनी कंपनी में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। स्टेबिलिटी, यदि कोई कंपनी में आप रखे किसी को, अब उसको क्या करते हैं कि हर बार कभी काम कभी वो काम कभी वो काम, मतलब इधर उधर उसको उछलाते कुदाते रहते हैं, तो स्टेबल उसको नहीं रखते। अगर किसी एक काम में उसको स्टेबल रखिएगा, ज्यादा समय तक रखिएगा, तो उस काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। और वो अगर एक्सपर्ट किसी काम में बन गया तो फिर फास्ट काम करेगा, अच्छा काम करेगा और आपकी कंपनी के उद्धार में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन आप उसे एक जगह टिकने नहीं देते, कभी लकड़ी के काम में लगाते हैं, कभी कंप्यूटर पर बैठा देते हैं, कभी फील्ड में दौड़ाते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी औरंगाबाद में रखते हैं, कभी जहानाबाद में रखते हैं, कभी पटना में रखते हैं, तो कभी बनारस में भेज देते हैं। तो इस तरह की समस्या आने लगती है स्टेबिलिटी के कारण कि कोई एक्सपर्ट नहीं बन पाता किसी फील्ड में। ठीक है, आप स्टेबिलिटी बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके एग्जाम में 650 प्लस स्कोर करवाएंगे पक्का। मैटर वो स्कोर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने सब्जेक्ट को समझा या नहीं समझा। हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पीने से समझ नहीं बढ़ती है, समझ बढ़ती है रिवीजन करने से। ठीक है,
हम यहाँ पे जब आप एग्जाम देंगे एग्जाम हॉल में, तो सिर्फ आपका एग्जाम नहीं होगा, वहां हमारा भी एग्जाम होगा। जब आपके कम मार्क्स आते हैं, इसका मतलब है कि मेरा कम मार्क्स आया है, और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आप स्टेबिलिटी बनाइए, अपना फोकस लगाइए। क्या होता था यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड, मैनेजमेंट के बारे में जितना भी कमांड जाएगा मेरे द्वारा जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में जो सर हैं उनका कमांड उनके द्वारा जाएगा। आप सभी का डायरेक्शन ये होना चाहिए, हमारा और आपका मिल करके एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ना है, गोल एक ही है कि बस जो सामने एग्जाम है उसे फोड़ के उस तरफ निकल जाना है। ठीक है, बस। अरे तुम लोग शेर हो भाई एकदम। वो बाबा साहब क्या कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आप सच में शेर हो। टीपीसीएन ने दिखाया है कि किस तरह से पढ़ाई करी जाती है और कैसे 650 के स्कोर को भी छोटा दिखा दिया जाता है, बौना साबित कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि अरे शेर को ही आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, और जिसको चाहे चीरे फाड़े, खाएं पिए आनंद करें। बस शेर वाला एटीट्यूड बनो, ठीक है, बकरी वाला नहीं। जब बकरी रोड क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, धात धात कर देता है, लेकिन जब बाघ रोड क्रॉस करता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे धात धात कर दे, है कि नहीं। बस लास्ट का 2 पॉइंट बचा है, इसे खत्म करते हैं और निपटाते हैं इस लेक्चर को। इनिशिएटिव, आप अपन कंपनी में यदि कोई बंदा कुछ कहना चाहता है, आपसे नीचे ही लेवल का है, लेकिन अगर कोई बात बोलना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके आपकी कंपनी के पक्ष में जो जा रहा हो, आपके हित का हो, अगर वैसा कुछ है तो आप उसकी इजाजत दीजिए, उसे इनिशिएटिव लेने दीजिए। अगर आप हर बार पुराने तरीके से कोई काम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आपके ऑफिस में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बोलता है कि सर इसको ऐसे ना करके ऐसे अगर किया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो आप उसकी बात सुनिए। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे एक मौका तो दीजिए। तो इस तरह की अगर इनिशिएटिव जिस कंपनी में लेने की छूट होती है, जो अपना, तो फिर जब आप किसी को इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित करते हो तो वो आपके कंपनी के साथ वफादार बन जाता है। क्या होता है, फिर वो आपके कंपनी के साथ वफादार बन जाता है, आपके कंपनी के सुख दुख में भागीदार रहता है। फिर आप नहीं चाहते कि वो हमारी कंपनी को छोड़कर जाए, और वो भी नहीं चाहता कि हम इस कंपनी को छोड़कर जाएं, क्योंकि उसे यहां मिल गई स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव लेने का वो जो सुखद अवसर है वो यहां मिलता है, जो कि अन्य जगहों पे उसे नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से प्रिंसिपल को आप यूज करके आप अपनी कंपनी को बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। अगला बच गया, लास्ट है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट अगर देखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखेगा आर्मी में। इंडियन आर्मी में देखिए क्या होता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अगर गोली खानी है तो सीने पे सब साथ मिल के खाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे, दुश्मन के छाती पे चढ़ के झंडा गाड़ देंगे। तो कुछ इस तरह का स्पिरिट होना चाहिए। अगर टीम स्पिरिट देखना है तो फिर इंडियन आर्मी, जिसको सलाम है हमारा, उस तरह का टीम स्पिरिट आप अपन कंपनी में जनरेट करिए। कैसे होगा, सब लोग आपके प्रति वफादार कैसे होंगे। इंडियन आर्मी इंडिया के प्रति वफादार क्यों होती है, राष्ट्रवादी भावना है कि नहीं। बस उसी तरह का विश्वास आप जनरेट करिए कि हमारे कंपनी के जितने भी मेंबर हैं सब एक टीम की तरह काम करें, एक जुट की तरह काम करें, अलग अलग फिंगर की तरह ना एक बंद मुट्ठी बन जाए, ताकि ज्यादा पावर जनरेट हो। इसे स्पिरिट डी कॉर्प्स भी कहते हैं। इसका उपनाम कभी कभी यदि ये लिखा मिल जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ये टीम स्पिरिट ही है। तो ये थे 14 प्रिंसिपल। अगर आप इसे समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि सर हमें इस पॉइंट पे दिक्कत है, वर्ड समझने में दिक्कत आती है। और हाँ, अगर आपको यह समस्या है कि आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं तो भी आप बताइएगा, आपको हम सिखाएंगे कि किस तरह से सोचा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि आप 5 सेमेस्टर पार करके यहां पे पहुंचे हैं तो आप इतने काबिल हो चुके हैं, और 6 महीने के बाद आपके हाथ में होगी डिग्री और आप हो जाएंगे एलिजिबल एक जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। उसके बाद कुछ लोग जाएंगे ग्रेजुएशन करने, कुछ लोग जाएंगे किसी कंपनी में भारत सरकार की सेवा करने। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।